हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान में जो हमारी संघीय व्यवस्था होती है यानी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने संसदीय व्यवस्था क्या होती है, राष्ट्रपति व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं और संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषताएँ वो मैंने पिछली वीडियो में जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी विशेषताओं का प्रावधान किया गया है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम की। फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है वो संघीय व्यवस्था में है, और एकात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि संघीय व्यवस्था में दो शक्तियाँ विभाजित होती हैं, और जो एकात्मक व्यवस्था होती है यानी कि जो एकल प्रणाली होती है उसमें शक्तियों को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है, एक विशेष के पास होती है। बात करें भारत के संविधान में तो भारत के संविधान में दोनों शक्तियों का प्रावधान है, एकात्मक विशेषताएं भी हैं और संघीय व्यवस्थाएं भी हैं। देखो, संघीय व्यवस्थाएं क्या होती हैं जिसमें शक्तियों का क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। तो हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था भी है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी है, यानी कि दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारत के संविधान में पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको संघीय व्यवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि इसमें क्या होती है? केंद्रीकरण होता है शक्तियों, केंद्रीकरण। कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर एकात्मक व्यवस्था होगी, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र सरकार हो गई यहाँ पे, और इधर अपनी राज्य सरकार हो गई, तो क्या हुआ कि कोई भी शक्तियाँ होंगी तो वो केवल केंद्र सरकार में ही होंगी, यानी केंद्र सरकार के पास ही होगी कोई भी शक्तियाँ होंगी एकात्मक व्यवस्था में, और राज्य सरकार में कौन सी शक्तियाँ, वो राज्य सरकार के ही पास होंगी। तो ये हमारा होगा एकात्मक व्यवस्था, यानी कि शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है, यानी कि एक विशेष राज्य के पास या एक विशेष केंद्र के पास शक्तियों का जो शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन से देश में है? तो एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कर लीजिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और हमारा नॉर्वे हो गया। इन देशों में एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, यानी कि क्या होता है? इसमें शक्तियाँ या तो एक विशेष केंद्र के पास होंगी या विशेष राज्य के पास शक्तियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है? जो संघीय व्यवस्था की बात करें तो क्या होती है? शक्तियों का विभाजन होती है। केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। मान लीजिए केंद्र है और ये राज्य है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, और दोनों को अपनी स्वतंत्रता से दोनों को अपनी स्वतंत्रता से कार्य करने की शक्ति है, यानी कि इनको अपनी स्वतंत्रता से कार्य करने की क्या है? इनको शक्ति प्राप्त है। इनको संघीय व्यवस्था में इनको क्या है? दोनों को आसानी पूर्वक जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसमें क्या होता है? ये कहाँ प्रावधान लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है अमेरिका में, कनाडा में। ठीक, अमेरिका हो गया और कनाडा हो गया। इसमें क्या है? इनका जो संघीय व्यवस्था है उसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं भारत में। तो भारत में क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था है। कुछ लक्षण एकात्मक व्यवस्था के भी लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था यानी कि कौन से मॉडल पर आधारित? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो हमें याद रखना है हमारा कनाडाई मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो हमें याद रखना कनाडाई जो मॉडल होता है, कनाडा का मॉडल वहाँ पर आधारित है।
क्या रीज़न रहा होगा कि भारत का जो संघीय व्यवस्था बनाया जाए, कि भारत को जो एक संघीय व्यवस्था में जोड़ा जाए? तो इसके कुछ कारण थे। कारण ये थे कि देश का आकार बहुत बड़ा है, यानी कि देश का बृहद आकार, यानी कि देश का बड़ा आकार। और दूसरी बात हो गई सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक क्या है? विविधता है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। इस कारण क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये रहा हमारा संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्म व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में। अब एक एक करके संघीय व्यवस्था का क्या करैक्टर होता है, यानी कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, साइलेंट फीचर क्या उनके होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और हम आज पढ़ते हैं शक्तियाँ संघीय व्यवस्था भारत के संविधान में कैसी हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में पहला पॉइंट है द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति का मतलब ये हो गया कि शक्तियों का जो विभाजन होता है दो स्तर पर होता है। कितने स्तर पर होता है? दो स्तर पर। एक होता है हमारा केंद्र स्तर पर, ठीक, एक हमारा होता है राज्य स्तर पर। शक्तियों का विभाजन जब हो गया, दो द्वैध राज पद्धति यानी दो प्रकार की पद्धतियां पाई जाती है, केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर क्या होती है? जो केंद्र के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, केंद्र के क्या होते हैं? जो महत्वपूर्ण विषय केंद्र के अंदर में आते हैं, महत्वपूर्ण विषय, उस पर क्या होती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार लागू होता है। इससे हमारा क्या हो गया? रक्षा हो गया, ठीक। विदेशी मामले हो गए, ठीक। जनगणना हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार व्यवस्था हो गई। तो ये सब क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? केंद्र के पास, केंद्र के महत्वपूर्ण विषय होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? राज्य का कोई भी जो विषय होता है राज्य के पास होता है। तो राज्य में कौन कौन से आ जाता है? हमें सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, सार्वजनिक हमारी क्या हो गई? व्यवस्था हो गई। फिर हमारा कृषि हो गया, पुलिस हो गया। तो ये सब किसके हैं? सब राज्य के विषय। स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये सब किसके हो गए? सब हमारे जो हैं राज्य के हो गए। तो पद्धतियाँ दो प्रकार की हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर पद्धतियाँ क्या होती हैं? कार्य करती। दूसरी इसकी विशेषताएं होती है कि भारत के संविधान में क्या है? लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान, ये भी किसकी विशेषता है? संघीय व्यवस्था है। मूल रूप से जो हमारा संविधान था तो उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 हमारे अनुच्छेद थे, ठीक, और हमारे 22 भाग थे और 8 हमारी क्या थी? अनुसूची। लेकिन बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में एक प्रस्तावना है हमारी, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हमारे कितने हैं? 465। ये एक एक करके नहीं जोड़े गए, इसी में का खा गा घा करके जोड़ा गया है। भाग की बात करें तो भाग हमारे कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। और अनुसूची जो हो गई वो हमारी 12 हो गई हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो हमें 12 टिक करना है। पूछे कि भारत के मूलभूत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो हमें 8 सेलेक्ट करना है, यानी कि हमारा कितना आंसर होगा? 8 होगा। बात करें मूल संविधान की तो 395 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद पूछ लेता है कि भारत के संविधान में कितने हैं, तो हमें याद रखना है 395 अनुच्छेद हैं। तो ये हो गया। फिर हमारा होता है संविधान, तीसरा हमारा पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये हो गया, केंद्र और राज्य स्तर पर कोई भी कानून बनता है, केंद्र या राज्य स्तर पर कोई भी कानून बनेगा, तो उच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में होता है, हमें पता है, और राज्य में क्या होता है? हमारा उच्च न्यायालय होता है।
संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखने का मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी कि क्या कर सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकती है और देखती है कि ये कानून जो है सही है या गलत है। अगर कानून सही है तब तो चलता रहता है, अगर कानून गलत है तो उसको क्या होता है, उसको क्या करती है, दोषी या गलत ठहरा सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संविधान की सर्वोच्चता ऐसे क्या होती है, बरकरार रहती है। चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है कि जो हमारा कठोर संविधान कहने का मतलब ये हो गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि कोई भी सरकार आकर के उसको बदल सकता है। इसमें क्या होती है, विशेष कुछ परिस्थिति में विशेष बहुमत की भी ज़रूरत होती है, यानी कि विशेष बहुमत हो गया, कुछ में साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक। कुछ में क्या हो गया, विशेष बहुमत के साथ साथ हमें क्या होती है, आधे से अधिक राज्यों को मनाना पड़ता है, यानी कि आधे से अधिक राज्य जो हों क्या हो, सहमत हों। तो क्या है, भारत के संविधान का कठोर प्रावधान किया गया संशोधन प्रक्रिया में, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसके बारे में अलग से बताया गया, जो कि मैंने आपको बता रखा है। फिर हमारा आता है शक्तियों का विभाजन, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य ये हुआ कि भारत के संविधान में 3 अनुसूचियाँ पाई जाती हैं। हमें पता है कितनी अनुसूची हैं, 3। पहली हमारी अनुसूची संघ सूची हो गई, दूसरी हमारी राज्य सूची हो गई, तीसरी हमारी समवर्ती सूची हो गई, ठीक। जो मामले संघ सूची पर उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद को प्राप्त है, यानी कि केंद्र सरकार को, संसद को क्या है, प्राप्त है। राज्य की कोई बात है तो उस पर कानून बनाने को किसको अधिकार है, राज्य को, ठीक। बात करें समवर्ती सूची की तो इसमें राज्य को और केंद्र को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची की बात करें तो इसमें मूलतः 97 विषय हैं, इसमें 66 विषय हैं, इसमें 47 विषय हैं। अगर संघ सूची और राज्य सूची में बात करें सबसे ऊपर कौन होगी, तो सबसे ऊपर क्या होगी, वही हमारी संघ सूची हो गई। बात करें समवर्ती सूची और राज्य सूची में कौन सी सूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, तो समवर्ती सूची प्रभावी होगी। इसका कारण ये हो गया क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर होती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर होती है। केंद्र सरकार संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है और जो राज्य सरकार होती है एक राज्य विशेष का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए केंद्र स्तर की जो सूचियां होती ज़्यादा, यानी कि समवर्ती सूची को भी राज्य सूची के ऊपर रखा जाता है। समवर्ती सूची के मामले में कोई भी कानून बनता है और केंद्र और राज्य सहमत नहीं है तो उसमें केंद्र का जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं समवर्ती सूची के मामले में। तो ये हमारा रहा शक्तियों का विभाजन। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा सबसे टॉप है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा उच्च न्यायालय हो गया, उसके बाद हमारा जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय। इन लोगों को स्वतंत्र का कहने का मतलब ये हो गया, इनको क्या कार्यकाल की सुरक्षा है, कार्यकाल की सुरक्षा है, ठीक। कार्यकाल की इनको सुरक्षा हो गई और इनकी नियुक्ति भी कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होती है, मतलब इनकी नियुक्ति भी इनको अधिकार है अपना। तो एक ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करते हैं। केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जो जिला लेवल पर उस पर क्या होती है, जिला न्यायालय होता है। इन लोगों को कार्यकाल और नियुक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका। द्विसदनीय व्यवस्था होती है, द्विसदनीय व्यवस्था। भारत के संविधान में क्या द्विसदनीय व्यवस्था यानी क्या होती है, उच्च सदन होता है, उच्च सदन, एक हमारा होता है निम्न सदन,
निम्न सदन। उच्च सदन में क्या आता है? उच्च सदन में हमारा आता है राज्यसभा, ठीक, और निम्न सदन में आता है हमारा लोकसभा। और राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक। और जो निम्न लोकसभा में संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, संपूर्ण राज्य का। इसमें भी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है? लोकसभा होती है। राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से लगभग आते हैं, लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट प्रत्यक्ष होते हैं, जो कि जनता द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। तो ये रहा संघीय व्यवस्था का प्रावधान की भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था क्या है, उनकी क्या विशेषता है। आज की वीडियो में हमने यही जाना कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।